चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस बिगिनिंग regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness. Discuss. ठीक है, अब ये तो मोटा मोटा टॉपिक पूरा रीजनलिज्म वाला ही है, समझ में आता है आप लोगों को रीजनलिज्म? ठीक है, अब चूंकि यहाँ डिस्कस दिया हुआ है तो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रीजनलिज्म हो रहा है। आज के कंटेम्परेरी एग्जांपल्स क्या डालोगे इसमें? नागालैंड, गोरखा, ये सब डालो। हाँ सब ये सब, बट लेटेस्ट एक डाल सकते हो आप, सिंस देयर इज अ चांस कि हम डीलिमिटेशन करेंगे फिर से, पार्लियामेंट्री सीट्स माइट इंक्रीज, क्योंकि अभी तक तो फ्रोजन है डेमो पॉपुलेशन पे। तो रीजनलिज्म की जो लार्जर प्रॉब्लम या डिबेट अभी फिर से उठी है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की, नॉर्थ ने तो किया नहीं कंट्रोल। नाउ दे विल एंड अप हैविंग मोर सीट्स इन पार्लियामेंट इफ बाउंड्रीज आर रीड। अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है फिर से, तो हम तो गधे बन गए, यहाँ पॉपुलेशन भी कंट्रोल की, काम भी किया और हमारा ही कट गया। ठीक है, तो अब रीजनलिज्म का लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट इंट्रो में व्हेन यू विल डिफाइन रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म क्या है इसमें सही दी हुई है डेफिनेशन, यही सब लिख लेना। ठीक है, बट उसमें एग्जाम्पल में लिखना कि द लेटेस्ट डिबेट ऑन रीजनलिज्म, the latest debate on regionalism is coming to the fore, it's coming to the fore because to the fore, सामने आ रही है, forefront लिख लो, coming to the forefront because the southern Indian states, because the southern Indian states fear that if a future delimitation exercise is done and the number of seats are increased in parliament, then south as a region will be at a disadvantage because they have stabilized their population while north has failed to do so, while the north has failed to do so. ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, सिंस बिगनिंग, तो ये आपने इंट्रो दे दिया, इसमें रीजनलिज्म डिफाइन कर दो। रीजनलिज्म क्या हमेशा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इट इज अ बोथ पॉजिटिव सेंस ऑल्सो एंड नेगेटिव सेंस ऑल्सो। तो इसमें भी इंट्रो में आप, ठीक है, और हमेशा इंट्रो में ही बता दो आप किस डायरेक्शन में बढ़ने जा रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताना है इसमें। इसमें ये लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, बिगिनिंग दे रहा है, तो इसमें बिगिनिंग से मतलब ये समझाना है कि नई चीज नहीं है ये। ठीक है, देयर हैव बीन रीजनलिज्म सिंस टाइम इमेमोरियल, और बेसिक कॉजेस क्या है रीजनलिज्म के, तो ऐसे पॉइंटर्स में लिख लो। देयर आर ज्योग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, cultural or religious factors, political administrative factors, comma, ethnic factors, etc.
ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें आंसर में आपके सारे दिए ही हुआ है कि कल्चरल एसर्टिवनेस हो रही है। अभी इसमें हाँ, जो इंट्रोडक्शन में नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला लिखा है ना, उसमें आप वो भी लिख सकते हो। लेटेस्ट एग्जांपल महाराष्ट्र और कर्नाटका बाउंड्री इशू चल रहा है, तो वो तो रीजनल ही तो है, मराठा वर्सेस कर्नाटका आइडेंटिटी, वो भी एग्जांपल लिख लो। ठीक है, अदर एग्जांपल, अनदर रीसेंट एग्जांपल इज मराठा वर्सेस कर्नाटका बाउंड्री इशू है। उड़ीसा आंध्रा भी डाल, हाँ अपने स्टेट का तो डालो ही बिल्कुल। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कहाँ करोगे आप? आपने एग्जांपल्स दिए, रीजनल असर्टिवनेस कारण बता दिए, अब हमको कंक्लूड, आपने स्टार्टिंग में बताया इट्स अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीजनलिज्म के अगेंस्ट है? नहीं है। देयर इज अ आपका आई थिंक पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट मैनेजिंग रीजनलिज्म। तो देखो आर्टिकल 370 था, 371 आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ये सब क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, जिसमें आप रीजन की स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ही रीजनलिज्म मैनेज करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही कंक्लूड करिए कि रीजनलिज्म पर से, रीजनलिज्म पर से इज नॉट अगेंस्ट, मैंने क्या लिखा बोला, रीजनलिज्म पर से इज नॉट ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक, रीजनलिज्म पर से इज नॉट ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Constitution of India tries to manage regionalism in the form of asymmetrical federalism। एक टेस्ट में शायद आपका क्वेश्चन भी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, टेस्ट 3 और 4, उसमें भी ये रीजनलिज्म से लिंक करके ही आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, एक फेडरलिज्म की एक्सपर्ट हैं लुई टिलियन। ठीक है, अगर स्कोप हो याद करने का तो कर लेना, वरना छोड़ देना। ब्रैकेट में लिख लो LOUISTILLIAN, लुई टिलियन। इनकी अभी लेटेस्ट बुक आई है द ऑक्सफोर्ड शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अगर स्कोप हो तो याद करना, वरना छोड़ देना। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एक क्वेश्चन है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ना, उसमें ये इनका नाम यूज कर सकते हो तुम। शी इज अ एक्सपर्ट ऑन फेडरलिज्म। ठीक, फुल स्टॉप। लिखो लिखो, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज set special provisions for certain states. Part 21 of the Constitution has set special provisions for certain states and sub-state regions ठीक है, लिखो सिमिलरली वी सी द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल, सिमिलरली वी सी द प्रोविजंस ऑफ 5th and 6th शेड्यूल। ठीक है, देयरफॉर योगेंद्र यादव का नाम सुना है, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो देयरफॉर योगेंद्र यादव सेज, देयरफॉर योगेंद्र यादव आप पार्टी के पप्पा थे, फिर केजरीवाल हो गया नालायक, उसने निकाल दिया योगेंद्र यादव को। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इंडियन सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होती है? वोटिंग बिहेवियर को पढ़ना। तो ये वोटिंग बिहेवियर पे 20 सालों से लिख रहे थे योगेंद्र यादव, स्वराज पार्टी वाले। ठीक है, अभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो कर रहे हैं वो। ठीक है, इनको और प्रशांत भूषण को, ये दोनों पप्पा थे आम आदमी पार्टी के।
तो भगा दिया गया। ठीक, लिखो अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव इंडिया should be called as state nation। ठीक, समझ में आ रहा है? एक बोलते हैं हम नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? जहां पे यूनिफॉर्म आइडेंटिटी हो, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट नेशन कहता है कि हमारे पास एक बाउंड्री तो मिल गई पूरी इंडिया की, लेकिन मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। बिफोर बीइंग एन इंडियन हम बिहारी हो सकते हैं, हम मराठी हो सकते हैं, सबकी अपनी अलग सब नेशनल आइडेंटिटीज है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है, ठीक है। तो राहुल गांधी ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था ना कुछ ऐसा ही, तो उनको फिर उसको हैरेस कर दिया ट्विटर पे, लेकिन वो यही बात कर रहा था, वो काम की बात कर रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज यू टू हैव सब नेशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। इसीलिए इंडिया में आप देखो, इंडिया हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकअप, एक बार हो चुका है, अभी उधर बलूचिस्तान में फिर चालू हो गया उसका कार्यक्रम। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट अलाउ फॉर स्टेट नेशन, ठीक है। वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी प्रैक्टिकल, वो अलाउ करता है कि तुम कुछ भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडियन हो तो चलेगा, ठीक है। अब घर में जो करना है करो अपने अपने, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, योगेंद्र यादव, दैट यू कैन कॉल इंडिया एज स्टेट नेशन। सेकेंडली लिखो सोशियोलॉजिस्ट, फुल स्टॉप, सोशियोलॉजिस्ट प्रेरणा सिंह, sociologist Prerna Singh in her book How Solidarity Works for Welfare, Prerna Singh in her book How Solidarity Works for Welfare writes that subnationalism and regionalism is positively linked to social development, is positively linked to, ठीक है। इसलिए आप देखो नीति आयोग या ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को लेकर रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है। मैक्सिमम जीएसटी कहाँ से कलेक्ट होता है? गुजरात महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, और मिनिमम कहाँ से होता है? यूपी बिहार से, लेकिन सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं उधर, ठीक है। तो कल को ये जो स्टेट टैक्सेशन दे रहे हैं ये तो हल्ला कर सकते हैं ना, बट ये सब चीज मैनेज कैसे होती है? बिकॉज ऑफ मैनेजिंग ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। और एक अगर आपको लिखना हो ओपिनियन, इफ यू वांट टू यूज समवेयर, लिख लीजिए कि लिखिए कल्चरल असर्टिवनेस। तो कल्चर आता क्यों है ये सब में? जो इकोनॉमिक रिसोर्स थ्योरी कहती है कि तुम डिफरेंट कब होने की कोशिश करते हो? जब तुम गरीब हो रहे होते हो, जब डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता उस क्षेत्र का, तभी तुमको भगवान याद आते हैं, तभी तुमको अपनी संस्कृति याद आती है। पैसा जब आ रहा होगा ना, तो किसी के लिए कोई कल्चर और कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। दिस इज ऑल फाइट अबाउट दी एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कल्चरल एसर्टिवनेस करके करोगे क्या, ये बताओ? क्यों महाराष्ट्र को या कर्नाटक को वो टेरिटरी चाहिए इतनी सी? छोड़ दे। नहीं, इट्स मोर देन दैट, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट हम कैसे अपने रीजन को डेवलप बेटर करके दिखाएं। इट्स अबाउट फाइट अबाउट रिसोर्सेस। रिसोर्स ही तो कम है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन हमेशा बियॉन्ड जाता है। हम लोग
रट लेते हैं, देन वी डोंट अंडरस्टैंड। ठीक, और ये कंक्लूजन में लिखना है ये सब आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप बता रहे हो, एग्जांपल्स भी दे रहे हो कल्चरल असर्टिवनेस के एंड ये सब, एंड दिस इज हाउ यू हैव थ्रू आउट मैनेज रीजनलिज्म इन इंडिया in the form of language issue, ethnic issue, etc. But the broad problem is about development only. ठीक, इसमें एक ओपिनियन है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। इकोनॉमिस्ट का है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन सुनी है सबने, उसमें एक राइटअप आया है, इंडियाज रीजनल इनइक्वालिटी, इंडियाज रीजनल इनइक्वालिटी could be politically explosive. Could be politically explosive. ठीक, तो इसमें एक बस ओपिनियन लिख लीजिए। While southern states make more money, while southern states make more money, politically explosive, फट सकता है कभी भी। ठीक है, while southern states make more money, northern states make more babies. Northern states make more babies. Babies. ठीक, ये यूज करना हो ऐसे वैसे में या यहाँ कहीं। ठीक है, ये ओपिनियन एक तो इनका है अरविंद सुब्रमण्यम, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू इंडिया, और दो फिरंगी भी हैं उसमें, बट उनके नाम छोड़ दो। ठीक, और जो मैं इसी में कंक्लूजन में, प्रेरणा सिंह वाले में कंक्लूजन लिख लो, लिखो इंडियाज प्लूरलिस्टिक नेशनलिज्म, India's pluralistic nationalism celebrates the coexistence of multiple identities. हो गया तुम्हारे कल्चर से लिंक? Celebrates the, हाँ पर्सपेक्टिव है, सब डिस्कोर्स है। Every understanding is misunderstanding. कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। ठीक है, खत्म करो बस। मल्टीपल आइडेंटिटीज, अब नेक्स्ट में आ जाओ। द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन is an opportunity for the government to improve the conditions of sex workers and their surrounding environment, facilitate their rehabilitation, and remove various ambiguities and inconsistencies in applicable laws and bring about clarity. Examine. तो शायद रुको, इसमें आता हूँ। तो बड़ा इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं हैं? ओके, क्या चीज? हाँ मतलब आई थिंक ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये लिखो, मतलब 142, इसके इंट्रो में लिखो, यूजिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर using its extraordinary powers under Article 142
The Supreme Court asked states and union territories to implement certain recommendations made by a panel appointed by the court in 2011 for the rehabilitation of sex workers. ठीक, ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी अपॉइंट की थी और इज प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया? सेक्स वर्क इज लीगल इन इंडिया, नॉट प्रोस्टिट्यूशन। ब्रॉथेल इज इलीगल, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें फिर सॉलिसिटेशन होती है, लेकिन प्राइवेट स्फीयर में सेक्स वर्क इज अलाउड, ठीक है। तो सेक्स वर्क पर से इज नॉट इलीगल, प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल फर्स्टली, सेकेंडली फोर्स्ड सेक्स वर्क इज इलीगल एंड ऑल, ठीक है, या खरीद फरोख्त करना, ट्रैफिक करना, ये सब इलीगल है, ठीक है। वही तो प्रॉब्लम है, उसी का तो सारा बाजार है फिर, ठीक है। इसमें मीडिएटर्स आ जाते हैं, फिर दलाल आ जाते हैं, ऑल दे ट्रैफिक वीमेन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। वो दिखाते ये हैं कि ये प्राइवेट सेक्स वर्क चल रहा है, बट होता नहीं है, वो पूरा रैकेट रन कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ गंगूबाई, देखी है बस। तो दे माइट बी ट्राइंग टू रेगुलराइज इन उड़ीसा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट स्पेसिफिक किया जा सकता है, वो कर रहे होंगे, विच इज गुड थिंग, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट के थ्रू यही किया है। द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस जजमेंट इज दे आर एक्सेप्टिंग दैट सेक्स वर्क इज अ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, एंड दे हैव मेड यूज ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, एंड आर्टिकल 19 ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सेक्स वर्क करना। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? तो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड सेक्स एज अ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए हैं। लेकिन इसमें ना आप इंट्रो में ही लिखिएगा, but it should be kept in mind that there is difference between private sex work and prostitution. ठीक है, लिखो फुल स्टॉप। While private sex work is not illegal in India, while private sex work is not illegal in India, but soliciting it, comma, doing it publicly, soliciting it, comma, doing it publicly, and owning a brothel are illegal. And owning a brothel, BROTHEL, and owning a brothel is illegal. ठीक है, लिखो the sex work in India is primarily governed by Immoral Traffic Prevention Act. Immoral Traffic Prevention Act. ठीक, अब इसमें वो कह रहा है एग्जामिन, तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों बताने हैं। तो प्रोज तो ये है लाइफ ऑफ डिग्निटी हो जाएगी, बेटर रेगुलेशन हो जाएगा,
उनको सोशल बेनिफिट्स मिल पाएंगे। कॉन्स क्या हैं इसमें? कॉन्स ये है कि इस जजमेंट का मिसयूज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट से स्टैंप लग गया है तो आप जो करना है करो। ठीक है, तो ये इसके कॉन्स हैं। दूसरा कॉन क्या हो सकता है कि स्टेट माइट वेंट ऑन ओवर रेगुलेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है कि तुम इसको नॉर्मलाइज करो, तो दे कैन गो इन एन ओवर ड्राइव। ठीक है, तो ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं सेक्स वर्क को, वो भी एक प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, तो ये दोनों आप प्रोज एंड कॉन्स बता के देन यू विल कंक्लूड कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करके इट वेंट अहेड टू डू कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, इसमें आप कंक्लूड करना आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 के अंडर में ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं। ठीक, यहाँ पे आप कंक्लूड करना। वैसे एक्टिविज्म का एग्जाम्पल नहीं है ये इतना, क्योंकि 12-13 साल से गवर्नमेंट को बोल रही हो, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बट मतलब वैसे कर सकते हो जुडिशरी, हाँ, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, ऑफ दोज पीपल, दोज ग्रुप्स विच आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम। ठीक, बाकी ये लिखा हुआ है इसमें, मैंने कुछ 2-3 व्यूज लाए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और ना ये सब टर्म्स यूज करना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको यही मिल रहा है ना। इससे क्या कर रहे हैं कि वाई सर्टेन पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सेक्स वर्क वो जस्टिस सिस्टम के बाहर रहे हैं। ठीक है, तो थ्रू दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, फिर डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर्स, next recognizing the rights of sex workers as a class, recognizing the rights of sex workers as a class। ठीक है, और इसमें ऐसे भी लिखो post this judgment government is also coming up, post this, इस जजमेंट के बाद post this judgment government is also coming up with anti trafficking bill। एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, यूएसए एंड यूके। ठीक है, अब ये दिया हुआ है सब आंसर, इसका कोर क्या है इंट्रोडक्शन में लिख लो बस, कि क्यों है जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट क्यों करता है। तो बेस्ड ऑन फर्स्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी कंट्री में। दूसरा बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। थर्ड to make democracy more inclusive and accountable, to make democracy
more inclusive and accountable. ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताओ, मतलब ये आपने इंट्रो में दे दिया, नेक्स्ट में आप ये बता सकते हैं कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कौन कौन से आर्टिकल से आ रहा है। तो आर्टिकल 226, 227 हाई कोर्ट के लिए हो गया, 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13 भी लिंक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब आर्टिकल्स के प्रोविजन बताओ, फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इससे पॉइंटर्स उठा लेना आंसर से कि यूएस यूके और में क्या डिफरेंस है। तो भाई यूएस में तो पहले से ही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा। इंडिया में पहले जो है जुडिशियल रिव्यू जनरली इतना स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता था, क्योंकि वी हैड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, बट आफ्टर मनेका गांधी केस वी केम बैक टू ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, तो हमने जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ा दिया। यूके में जो जुडिशियल रिव्यू है वो वीकेस्ट होता है। क्यों? फर्स्ट दे हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा चीज वहां की जो पार्लियामेंट है वो बहुत पावरफुल है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि बस वो आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए उनका जुडिशियल रिव्यू वीकेस्ट है। तो इसको आप ऐसे ना इंक्रीमेंटल फॉर्म में लिख सकते हो दैट इन दीज थ्री कंट्रीज the most powerful judicial review is with respect to US Supreme Court, then India and then UK। ठीक है, और कंक्लूड करना है अगर तुमको तो मतलब ऐसे कर सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की। तो अगर जजमेंट वजमेंट हो, जैसे जुडिशियल रिव्यू द बेसिक फीचर बोला हुआ है जुडिशरी ने, और एक कोट है एडमंड बर्ग का कोट है, अगर याद रहे तो लिख देना, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। देखो, अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्क, EDMUNDBURKE, according to Edmund Burke, all persons in position of power, all persons in the positions of power must remember that they act in trust, and therefore they are accountable to their people। ठीक, तो अगर जुडिशियल रिव्यू कर रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को, लेजिस्लेचर को, सबको अकाउंटेबल बना रही है और लोगों की नजरों में लेजिटिमेसी को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस पे आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ आई थिंक टेस्ट 4 में एक क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर के पॉजिटिव बताओ और नेगेटिव बताओ। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समझ में आती है, कहाँ यूज होती है? है तो वो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन, लेकिन उसका स्पेसिफिक पर्पस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली फंडामेंटल राइट्स में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई और पोर्शन में है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं घुसते ही नहीं उसमें। यू कैन डू जुडिशियल रिव्यू विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ 32 और किसी आर्टिकल, या वो अल्ट्रा वायर्स में जाके देख सकते हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती ही तब क्वेश्चन में है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे होते हैं। तो अगर मतलब ऐसा होता है कि अमेंडर के प्रेसिडेंट का पोस्ट ही हटाते हैं, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर नहीं है? नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको अब इंटरप्रेट वो कुछ और करेगा। सो जुडिशरी की प्रेसिडेंट जो है वो सॉवरेनिटी रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा वैसा, तो ला सकते हैं उसमें। वो तो इंटरप्रिटेशन है ना, लॉयर्स कैसे खेल रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक तो है बेसिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताइए, एंड दूसरा कि डू यू थिंक दैट बेसिक स्ट्रक्चर बहुत आगे, मतलब उसको रिफाइन करने की जरूरत है।
तो उसमें लिख लो तुम लोग, इसी में से नोट करके लिख लो बेसिक स्ट्रक्चर वाले में। कि मतलब लिख लो उसमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है एक बेसिक स्ट्रक्चर को क्या हटाना चाहिए, ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर के कारण जुडिशरी जो है उसका सबसे ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म क्या है जुडिशरी का उसमें, कि वो है अनइलेक्टेड लोग, और वो उन लोग इतना पावर लेके बैठ गए हैं कि यहाँ पे जो इलेक्टेड बॉडी है पार्लियामेंट, इफ इट्स कमिंग विथ अ लॉ, आप वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने नहीं देते हो इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो क्या हमको उसको हटाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से ही कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी बनी हुई है। बट एक सजेशन इसमें नोट कर सकते हो कि टू लिखो टू मेक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, पार्लियामेंट में कोडिफाई द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जर्मनी में है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है। पार्लियामेंट में कोडिफाई द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिखो। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश recognize the basic structure doctrine in 1989, but unlike India, it amended the constitution to explicitly insert the basic structure doctrine into the constitution, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना हो याद रहे तो 15th अमेंडमेंट, ठीक है। तो क्या इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है भाई, कोडिफाई कर दो तो कल को झंझट ही नहीं हो। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली डिबेट आ कहां से रही है? एक आ रही है कि दो कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो। यूएस में क्या हुआ, रो वर्सेस वेड जजमेंट, एबॉर्शन लॉ, ठीक है। तो सोचो वहां का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि पूरा एक इतने साल का एबॉर्शन लॉ तख्ता पलट हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रूल को ओवर रूल किया, ठीक है। तो कांट यू रिव्यू इन इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये क्वेश्चन उठने लग गया। दूसरा, क्यों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्वेश्चन में आई है फिर से? ईडब्ल्यूएस जजमेंट के कारण। ईडब्ल्यूएस जजमेंट को चैलेंज ही इसी किया गया था कि इट इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड ऑल, ठीक है। तो ये दोनों के कारण ये बेसिक स्ट्रक्चर की डिबेट रिसेंट टाइम्स में इंडिया में फिर से उठी है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर फॉर चेक एंड बैलेंस ओनली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनविसाज प्योर सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। पार्लियामेंट के पास भी देखो पावर है जजेस को इम्पीच करने का, हटाने का। तो है क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर? नहीं। जजेस के पास तो बहुत सारा पावर है बहुत कुछ करने का, ठीक है। इवन जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया में आता लेजिस्लेचर से ही तो है, एग्जीक्यूटिव भी इंडिया का, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है तो सब लेजिस्लेचर वाले ही,
ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यूएस में है आपका, देखोगे तो। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट, वहाँ का प्रेसिडेंट ही इज नॉट इवन बाउंड टू इनकॉर्पोरेट हिज मिनिस्टर्स फ्रॉम द कांग्रेस, वो तो किसी को भी स्पेशलाइज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी पावरफुल देयर। ठीक है, तो इंडिया में है भी नहीं, ऐसा विजन भी नहीं है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक, तो ये मैंने वो दोनों लिंक कर दिया आपसे। अब आज कौन सा है, एंटी डिफेक्शन वाला। एंटी डिफेक्शन वाला आई थिंक आता है, कर लोगे। बेसिकली इसमें ऐसे बताओ इंट्रो में कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते हो, आप मेजॉरिटी की बात करते हो। और मेजॉरिटी की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू नीड नॉट नीड दैट काइंड ऑफ वोट्स की सबको साथ लेकर चलो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें चक्कर में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल पार्टीज इन इंडिया, it is not necessary that every party gets that kind of representation in parliament। तो 1960s 70s से देखो, जब तक सेंटर स्टेट में सिंगल रूल पार्टी सिस्टम है, सिंगल डोमिनेंट पार्टी है, जैसे कांग्रेस थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हेन you go for a fractured politics, because we follow first past the post system, there are chances that single party may not have the power to form the government, तब वहां पे डिफेक्शन होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो में यही, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लिंक करो, एंड सिंस वी फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सिंगल पार्टी मे बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी सी द राइजिंग केसेस ऑफ डिफेक्शंस। ठीक, उसको रोकने के लिए आपका ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ, या 10th शेड्यूल के फॉर्मेट में। ये इंट्रो में बता दो, आगे बता दो कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशनल हिस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, मर्जर, डिसमर्जर और 2/3 1/3 क्या अलाउ किया गया है। ठीक है, और इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इट अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आप विप के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो पार्टी हाई कमांड बोल रहा है वो आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज द वन ड्रॉबैक ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब इसमें एक व्यू लिख लीजिए बस आप लोग, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे ये सब उल्लू बनाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू, इसी में ओपिनियन लिख लीजिए बस एक, कंक्लूड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। लिखिए अकॉर्डिंग टू PDT आचारी P.D.T आचारी ACHARY P.D.T आचारी, ये कौन है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। अकॉर्डिंग टू हिम लिखो एंटी डिफेक्शन लॉ needs to be revisited, needs to be revisited rather than scrapped। इसको खत्म मत करो, इसको रिफॉर्म करो, revisited rather than being scrapped। ठीक है, लिखो the ideal situation would be, the ideal situation would be that when a person leaves his party, that when a person leaves his party, he should also quit the house, he should also quit the house।
full stop. But since this does not happen, comma, the speaker comes into picture. But comma, the speaker comes into picture, full stop. But law does not, but the law does not fix the time frame within which speaker should determine the case. ठीक है, full stop. Therefore there is a need to define the time frame or take the power away from the speaker, and give it to certain tribunals governed by retired judges. ठीक है, या तो टाइम फ्रेम फिक्स कर दो कि कब डिफेक्शन आपको डिसाइड करना है, नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा है, तो एक ट्राइब्यूनल बना दो जिसमें रिटायर्ड जज हो, वो डिसाइड कर लेंगे टाइम पे. ठीक है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ को हटाने की जरूरत नहीं है. ये एक व्यू लिख में इसमें कंक्लूड कर लेंगे. हैं किसको? हाँ, इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है हमें दे दो ये पावर, मांगा है उन्होंने. बट अभी तो इलेक्शन कमीशन की भी तो क्या गारंटी है. ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट. ठीक है, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना करंट लिख लो, एक दो पॉइंट्स इसमें लिंक कर लेना आप लोग. लिखो, मतलब ऑडिट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो या कॉन्टेक्स्ट है इसका. लिखो इन 2021 Prime Minister started Audit Divas, AUDITWIWAS, ऑडिट दिवस. ठीक है, लिखो emphasizing on the importance of data, CAG developed a practice guide for implementing best practices. ठीक है, फुल स्टॉप. लिखो, डिस्पाइट द पैंडमिक इन 2021, CAG submitted 123 audit reports, of which 67 were performance audits. ठीक है, लिखो, emphasizing on the importance of audits,
गवर्नमेंट has come up या लिखो द गवर्नमेंट हैज गिवन अप द गवर्नमेंट हैज गिवन अप द अर्लियर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज गिवन अप द अर्लियर पॉलिसी ऑफ सरकार सर्वम। ये सब मोदी जी के वर्ड्स हैं, ठीक है। सरकार सर्वम मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी कैग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट तो है नहीं, तो हाउ एवरी सेक्टर इज परफॉर्मिंग ये डेटा क्रंचिंग करके कैग ही बताएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नए डेवलपमेंट्स और फैक्ट्स हैं, ये आप इसमें करंट रेलेवेंस में आप कर लेना, बाकी ये आंसर बना ही हुआ है, ठीक है। टेस्ट 1 हो गया है और 2-3 क्वेश्चन मैंने किसी और टेस्ट के करवा दिए हैं, अब पता नहीं बाकी के कब होंगे, होपफुली, ठीक। इस लाइन पे आप सोचिएगा थोड़ा आगे के अपने टेस्ट के बारे में, ठीक। होपफुली सी यू सून।